वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 5 का मैथ स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है वो आपके पास है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम शॉर्टली HCF कहते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी के दो नंबर ले रहे हैं और उनका हम HCF मालूम करेंगे। HCF को आप दो तरीक़ों से मालूम कर सकते हैं, HCF बाय फैक्टराइजेशन और HCF बाय डिवीजन। सपोज़ करें आपके पास कोई नंबर है, जैसे कि 10 है और 20 है आपके पास, इसका आप HCF मालूम करेंगे। तो HCF के लिए आपके पास दो तरीके हैं, एक है आपके पास बाय फैक्टराइजेशन और एक है बाय डिवीजन। तो सबसे पहले हम इसका HCF बाय फैक्टराइजेशन मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर हम 10 डालेंगे। 10 को जो है हम प्राइम नंबर्स पे डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, जिसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे। जो 2 पे डिवाइड करेंगे तो इससे आंसर 5 आएगा। ठीक है, इस तरह 5 जो है ये 2 पर डिवाइड नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो 3 है, उस पर भी डिवाइड नहीं हो सकता। तो 5 जो है अपने आप पर डिवाइड हो सकता है, ये खुद भी प्राइम नंबर है, तो इससे आंसर 1 आ जाएगा। अब इसके बाद जो है 20 है, 20 को हम क्या करेंगे, 20 को हम यहाँ पर फैक्टराइज कर लेंगे। तो 20 को हम ऐसे नंबर पे डिवाइड करेंगे जो प्राइम हो। तो 2 आपके पास प्राइम है, 2 पे डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ से आंसर 10 आएगा। यहाँ पर हम आंसर लगा लेंगे। अब क्या करना है, 10 को फिर प्राइम नंबर पे डिवाइड करना है। तो 2 पे डिवाइड हो सकता है, तो 2 पे डिवाइड कर लें, इससे आंसर 5 आ जाएगा। अब 5 जो है ये 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, 3 पे नहीं हो सकता, 5 पर तो डिवाइड हो सकता है। तो इस तरह के पास आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब क्या करें, अब इन दोनों आपके पास दो फैक्टर, आपके पास 2 और 5, इसके दो फैक्टर 2 और 5 है, और इसके आपके पास जो फैक्टर है वो आपके पास 2, 2 और 5 है। तो इन दोनों में आपके पास जो कॉमन है, एक 2 कॉमन है और दूसरा कौन सा कॉमन है, एक 5 कॉमन है। इस तरह आपके पास जो 2 × 5 है ये क्या हो जाएगा, इससे आंसर आ जाएगा 10 आ जाएगा। जितने भी कॉमन फैक्टर होंगे उनको आपने मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कॉमन फैक्टर निकाल कर उन सबको मल्टीप्लाई करना होगा, या डायरेक्ट आपने कॉमन फैक्टर निकाल कर उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर के बराबर होता है। मतलब कॉमन फैक्टर को निकालें, उनका प्रोडक्ट निकालें, जो प्रोडक्ट आएगा वो HCF होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो HCF है ये क्या है, 10 है। अब अगर इसी 10, 20 का हमने HCF मालूम करना हो बाय डिवीजन, तो इसका हम किस तरह मालूम करेंगे। आपके पास नंबर है 10 और 20 आपके पास नंबर है, तो हमने क्या करना है, इसका HCF मालूम करना है बाय डिवीजन तरीके से। तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रा करना होगा, डिवीजन का स्ट्रक्चर ड्रा करना होगा, लेकिन ये डिवीजन है HCF के लिए। तो आपके पास इस तरह दो कानों वाला जो है फिगर बनेगा। अब आपने क्या करना है, जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको आपने अंदर डालना होगा, और जो सबसे छोटा नंबर होगा उसे आपने यहाँ पर लगाना होगा। ठीक है, तो इस तरह बन जाएगा। अब 10 और 20 है। अब 10 के साथ हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि इससे आपके साथ क्या बन जाए, इससे आपके पास 20 बन जाए। तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपके पास 20 आ जाएगा यहाँ पर। अब ऐसे माइनस करेंगे तो इसका किस्सा ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर जो लास्ट डिवाइज़र होगा, ठीक है, यहाँ पर इस पोजीशन पर, यहाँ पर आपके पास जो डिवाइज़र होगा उसको हम HCF कहेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास HCF क्या है, ये आपके पास 10 है। ठीक है, अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और इसका हम HCF मालूम करते हैं बाय डिवीजन तरीके से। सपोज़ करें आपके पास कोई नंबर है और वो आपके पास है 830 है, इसका हम HCF मालूम करते हैं। ठीक है, बाय डिवीजन तरीके से मालूम करते हैं। तो इस तरह क्या होगा, ये आपके पास 30 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 8 हो जाएगा। हमने क्या करना है, 8 को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, या तो 30 बन जाए या 30 के करीब आ जाए। तो हमने क्या करना है, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, और इससे ये माइनस करेंगे, के पास जो आंसर आएगा वो 6 आएगा। आपने क्या करना है, अब आपने इस लाइन को एक्सटेंड करना है और यहाँ पर आपने दोबारा दो कानों वाले फिगर बनाना है, इस तरह हो जाएगा। अब इस ऊपर जो डिवाइडर होगा उसको आपने, इसका नंबर होगा, अब इसको आपने अंदर लिखना होगा, इस तरह यहाँ पर अंदर लिखना होगा। ठीक है, अब 6 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 8 बन जाए या इसके करीब तरीब नंबर बन जाए, तो हम सिर्फ 1 ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इससे 6 आ जाएगा और रिमाइंडर जो है आपके पास 2 आ जाएगा। हम दोबारा इस तरह का फिगर बनाएंगे, ठीक है, और इस नंबर को जो है अंदर डालेंगे तो ये जाएगा 6। अब 2 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आ जाए तो 3 हो जाएगा। तो 3 2 ज़रा हो जाएगा 6, और 6 - 6 से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास जो लास्ट डिवाइज़र आएगा वो आपका पास क्या होगा, वो HCF होगा। तो
तो यहाँ पर आपके पास जो लास्ट डिवाइज़र है वो क्या है, वो आपके पास 2 है। तो इसका मतलब है कि 30 और 8 का जो HCF है वो 2 है। तो अगर आप जो है HCF आपको कोई भी तरीका आता है तो ये काफ़ी है। यहाँ पर आपके पास एक्सरसाइज है कि आपने HCF मालूम करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपके पास 2 नंबर भी है, 3 नंबर भी है। हम F नंबर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो F नंबर क्वेश्चन में आपके पास क्या है, 15 है। तो आपने 3 स्ट्रक्चर ड्रा करने होंगे, 15 के लिए अलग और इसी तरह 18 के लिए अलग होगा। 18 के लिए आपने इस तरह अलग डालना होगा और 56 के लिए आपने इस तरह अलग फिगर डालना होगा, इस तरह। अब तीनों को आपने फैक्टराइज करना होगा। 15 जो है सिर्फ 3 पे डिवाइड हो सकता है और 5 पे डिवाइड हो सकता है, दोनों प्राइम नंबर है। तो किसी नंबर पर डिवाइड करें आपके साथ आ जाएगा 5 और 5 पे डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 1। इस तरह जो 18 जो है इसको प्राइम नंबर पर डिवाइड करें तो कोई भी प्राइम नंबर लगाए तो 3 पे डिवाइड हो सकता है तो 6 आ जाएगा। इससे ज़्यादा 6 जो है वो प्राइम नंबर 2 पे डिवाइड हो सकता है तो 3 आ जाएगा और जो है 3 पे डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। इसी तरह 56 जो है 2 पे डिवाइड होगा तो आपके साथ आंसर आ जाएगा 28 आ जाएगा और 28 जो है वो 2 पे डिवाइड होगा तो आपके साथ आंसर क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और 14 जो है वो आपके पास 2 पे डिवाइड होगा तो 7 आ जाएगा और 7 जो है अपने आप पर यानी 7 पे डिवाइड होगा तो आंसर 1 आ जाएगा। हमने क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स को निकाल कर उनको मल्टीप्लाई करना है। तो इन सब में आप कॉमन फैक्टर को देख लें, सब में कोई नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों में हो, तो कोई नंबर इसमें कॉमन नहीं है। जब आपके पास कोई नंबर कॉमन ना हो तो हम कह सकते हैं कि आपके पास ये जो 1 होता है ये तमाम नंबर में मौजूद होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो HCF है वो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। अगर आपने ईटा पेपर के लिए HCF का टॉपिक कवर करना हो, इस पर एक शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए वीडियो बनाई है, तो अगर आप चाहें तो आप उसको चेक कर सकते हैं। हम बहुत आसानी के साथ HCF को मालूम कर सकते हैं। आपके पास है लीस्ट कॉमन मल्टीपल जिसको हम LCM कहते हैं। तो LCM को मालूम करने के लिए भी आपके पास 2 तरीके हैं, एक है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और एक है आपके पास बाय डिवीजन मेथड। यानी डिवीजन के तरीके से भी आप LCM को मालूम कर सकते हैं। और LCM बाय डिवीजन तरीका है, ये आपके पास बहुत बेस्ट तरीका है। अगर आपने एग्ज़ाम में इसको अप्लाई करना हो या टेस्ट के लिए अप्लाई करना हो तो आप हमेशा जो है LCM बाय डिवीजन का तरीका इस्तेमाल करें, ठीक है। तो सपोज़ करें आपके पास 2 नंबर हैं थे और दूसरा आपके पास 16 है, ठीक है। तो इसका हम LCM मालूम करेंगे, ठीक है। तो LCM मालूम करने के लिए आपने क्या करना होगा, LCM बाय डिवीजन का तरीका इस्तेमाल करना होगा। ये इस तरह का तरीका है, इस तरह आपने स्ट्रक्चर ड्रा करना होगा। यहाँ पर आपके पास जो नंबर होंगे डाले होंगे, बीच में कामा या इस तरह माइनस का निशान डालना होगा और इस तरह आपने 2 नंबर को सेपरेट करना होगा, इस तरह 8 और एक है 16। अब आपने क्या करना है, प्राइम नंबर से आपने स्टार्ट लेना है, ठीक। तो सबसे पहले जो प्राइम नंबर है वो 2 है, पर आप 2 तब लगाएं जब कोई इनमें से कोई एक नंबर जो है वो 2 पर डिवाइड होता हो, तब आपने 2 पर लगाना है। अगर दोनों डिवाइड होते तब भी आपने लगाना है, अगर एक पे डिवाइड होता है तब भी आपने लगाना है। तो यहाँ पर 2 जो है 8 को भी डिवाइड कर सकता है, 16 को भी डिवाइड कर सकता है, तो हमने लगाना है 2 लगाना है। अब 2 पर 8 डिवाइड होगा तो आंसर 4 आ जाएगा और 2 पर 16 डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। इसी तरह आपने क्या करना है, दोबारा आपने 2 लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये 4 को डिवाइड कर सकता है तो 2 आ जाएगा और 8 से क्या बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। दोबारा आपने 2 लगाना है, ठीक है, तो 2 डिवाइड बाई 2 से आंसर 1 आ जाएगा और इससे 2 आ जाएगा। फिर आपने नेक्स्ट टाइम में 2 लगाना है और इससे आंसर 1 क्या आ जाएगा। और जो डिवाइड नहीं होता, अब ये 1 डिवाइड नहीं हो रहा, तो जो 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा उसको आपने ऐसे ही लगाना है, ठीक है। जब डिवाइड ना होता हो तो आपने उसको सेम टू सेम उतारना है। जो डिवाइड हो रहा है उसका आंसर लगाए, जो 2 डिवाइड बाई 2 से आंसर 1 आ जाएगा तो हम यहाँ पर लगा लेंगे 1 लगा लेंगे। अब क्या है, इन तमाम फैक्टर्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगा, इसका HCF होगा। तो यहाँ पर क्या है, आपके पास 2 का मल्टीप्लाई 2 4 और 4 मल्टीप्लाई 2 से आपके पास 8 आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 2 से आपके पास 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका LCM है वो क्या है, वो 16 है। यानी ये बड़ा वाला जो नंबर है ये बता दें खुद जो है 8 और 16 का LCM है। इसी तरह हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, LCM बाय डिवीजन के तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। सपोज करें हम यहाँ पर नंबर ले रहे हैं 25 और 40 ले रहे हैं, ठीक है, और इसका हम LCM मालूम करते हैं बाय डिवीजन तरीके से। अब 25 जो है ये 2 पर डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन 40 तो 2 पर डिवाइड हो सकता है। तो आप 2 से स्टार्ट कर लें, तो 2 से स्टार्ट कर लें तो 25 डिवाइड नहीं होता, तो जो नंबर डिवाइड नहीं होता उसको आपने उसी तरीके से लगाना है, 25 हो जाएगा। और 42 पर डिवाइड होगा तो आपके साथ आंसर आएगा 20 आ जाएगा। इसी तरह आपने क्या करना है,
2 का काम अभी भी बाकी है, क्योंकि 20 जो है वो इवन नंबर है, 2 पे डिवाइड हो सकता है। 25 जो है अभी तक सेम टू सेम आएगा, कामा और ऐसे बन जाएगा 10 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपके पास जो है 10 जो है वो 2 पे डिवाइड होगा तो आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो आपके पास 25 है और 5 ही, ये दोनों जो है 2 3 पर डिवाइड नहीं हो सकते, 5 पर डिवाइड होते हैं, तो हम यहाँ पर 5 लगा लेंगे और इससे आंसर 5 आ जाएगा और इससे आंसर 1 आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में आपने फिर से 5 लगाना है, 5 डिवाइड होकर 1 बन जाएगा और ये दूसरा जो है ऐसे ही नीचे आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तमाम फैक्टर है, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा। अब क्या है, 2 × 2 से 4 आ जाएगा और 4 × 2 से आपके पास 8 आ जाएगा और 8 5 ज़रा आपके पास 40 आ जाएगा और 40 × 5 जो है आपके पास इसका एलसीएम होगा, यानी 40 को साथ आपने 5 मल्टीप्लाई करना है, 0 5 0 और 4 5 20, तो इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, वो 200 इसका एलसीएम होगा। तो इस तरह 25 और 40 का एलसीएम जो है बाय डिवीजन के तरीके से हम मालूम कर सकते हैं। इसी तरह 2 नंबर का भी डिवीजन मालूम कर सकते हैं और 3 डिजिट का भी आप एलसीएम मालूम कर सकते हैं, यही तरीका है। फैक्टराइजेशन और डिवीजन के साथ साथ एलसीएम को जो है हम बाय कॉमन मल्टीपल या मल्टीपल के तरीके से भी हम मालूम कर सकते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। यूनिट नंबर 2 के बाद हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपके पास फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को ऑलरेडी हम जो है डिसिमल में कन्वर्ट कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम फ्रैक्शन की एडिशन और सब्ट्रैक्शन को फोकस करेंगे कि किस तरह 2 फ्रैक्शन को हम ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलो हम इसको डिस्कस करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है कि 2/5 और 3/10 को जो है आपने क्या करना है, सॉल्व करना है, यानी इसको आपने ऐड करना है। तो इसको ऐड किस तरह करेंगे, 2/5 प्लस 3/10 है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों फ्रैक्शन से लाइक फ्रैक्शन बन जाए तो बहुत आसानी के साथ इससे हम लाइक फ्रैक्शन बना लेंगे। किस तरह बना लेंगे कि अगर 5 के साथ अगर हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 10 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने 10 बनाना है। तो इसी तरह इस 2 को जो है हमने खुद से मल्टीप्लाई किया है डिवाइड में, तो ऊपर मल्टीप्लाई में भी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ऊपर भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह बन जाएगा। अब ये 2 जो है हमने खुद से मल्टीप्लाई किया है, ये और दोनों 2 जो है हमने खुद से मल्टीप्लाई किए हैं, ऊपर भी मल्टीप्लाई किया है और नीचे भी मल्टीप्लाई किए हैं। अगर हम चाहें तो इसका इफेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन ये इसकी हमें ज़रूरत है, डिवाइड में हमें 10 चाहिए। अब ये 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये आपके पास 4 हो जाएगा, डिवाइड में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बीच में प्लस और डिवाइड में 3/10 हो जाएगा। अब जब भी आपके पास लाइक फ्रैक्शन होंगे तो आपने क्या करना होगा, डिनोमिनेटर से यानी डिवाइड में से आपने एक डिनोमिनेटर उठाना होगा और ऊपर अगर आपके पास ऐड हो रहा है तो ऐड करें, अगर माइनस हो तो माइनस करें। अब ये एडिशन का क्वेश्चन है तो 4 + 3 है, 4 + 3 से आपके पास क्या आता है, 7/10 आता है। तो इस तरह आप 2 फ्रैक्शन को ऐड कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका आपके पास क्या है कि आपने 5 और 10 का एलसीएम मालूम करना है। ठीक है, तो 5 और 10 का आप एलसीएम मालूम करेंगे तो 5 और 10 का जो एलसीएम है वो क्या है, वो 10 हो जाएगा। एलसीएम मालूम करने के बाद आपने एलसीएम का तरीका सीख लिया है। एलसीएम को नीचे लगाएं 10, यहाँ पर आपके पास जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन लगाएं 2/5 और इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना होगा एलसीएम। ठीक है, प्लस लगाना होगा, यहाँ पर 3/10 लगाना होगा और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना होगा इसका एलसीएम। अब एलसीएम क्या है, 10 है, तो इस 10 को आपने 3 जगह पर इस्तेमाल करना होगा, एक डिवाइड में और एक आपने इस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई में और एक आपने इस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई में लगाना होगा। अब क्या होगा, हमेशा यहाँ पर जो है इस एलसीएम की और डिवाइड में जो आपके पास डिनोमिनेटर होगा उसकी कटिंग होगी। तो यहाँ पर 5 और 10 की कटिंग किस तरह होगी कि 10 को आप 5 पर डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पर। अब 2 2 आपके पास तो 4 आएगा। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो 10 है, ये 10 है, ये कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आंसर 1 आ जाएगा। अब क्या करें, इस 2 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है, बीच में प्लस हो जाएगा और 3 × 1 से आपके पास 3 आ जाएगा और डिवाइड में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 4 + 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, डिवाइड बाई 10, तो वही दोबारा आपके पास 7/10 वही उसका आंसर है जो आपने बाय लाइक फ्रैक्शन या बाय इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के तरीके से मालूम किया था। वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि आज हम यूनिट नंबर 4 डिसिमल एंड परसेंटेज को स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने डिसिमल्स को डिस्कस किया था, तो इस यूनिट में हमारा जो मेन फोकस होगा, इस तरह आप किसी भी डिसिमल नंबर का परसेंटेज मालूम कर सकते हैं आसानी के साथ। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि कोई भी पार्ट आपसे स्किप ना हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं
कि किसी भी डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर पर किस तरह डिवाइड किया जाता है। तो हमारे पास एक एग्जांपल है 13.5 डिवाइड बाय 1.5। तो हम इसको किस तरह डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करना सीखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो पहला फ्रैक्शन होगा या जो पहला डेसिमल होगा उसको आपने लिखना होगा। यहाँ पर आपके पास 13.5 है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, डिवाइड बाय आपके पास 1.5 है, ठीक है। तो जब भी आपके पास दोनों जो है डेसिमल हो तो आप कोशिश करें कि डेसिमल्स को आप जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि आपने लिखना है 135 लिखना है, बगैर पॉइंट के लिखना है, और डिवाइड में आपने पॉइंट के लिए 1 लगाना है, पॉइंट को ख़त्म करने के लिए 1 लगाना है। और पॉइंट्स कितने नंबर से आगे है, तो 1 नंबर से आगे है, तो यहाँ पर डिवाइड पे बन जाएगा 10 बन जाएगा। इसी तरह ये जो डिवाइड है आपके पास, इसकी जगह आप मल्टीप्लाई भी डाल सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लाई डाल लेंगे, डिवाइड अपनी जगह पर, और 1.5 के साथ भी यही काम करेंगे। 15 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 135 लिखना है, डिवाइड बाय 10 लिखना है, और ये जो सेकंड फ्रैक्शन होगा इसका आपने रेसिप्रोकल लेना है, उल्टा करना होगा। तो ये होगा मल्टीप्लाई बन जाएगा, और 10 ऊपर आ जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा। ये जब भी आप डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लिखते हैं तो आपने सेकंड फ्रैक्शन को उल्टा करना होगा, ये कंसेप्ट है। अब आपके पास इसकी कटिंग हो सकती है। अब 10 और 10 आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 135 डिवाइडेड बाय 15। अगर आप 135 को 15 पे डिवाइड करें तो हमारे पास इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 9। तो इस तरह आप जो है किसी भी दो डेसिमल्स को आप आपस में डिवाइड कर सकते हैं। यही तरीका आपने इस्तेमाल करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है राउंडिंग ऑफ का। होल नंबर की राउंडिंग ऑफ की है, डेसिमल्स की राउंडिंग ऑफ यहाँ पर हम सीख लेंगे। तो डेसिमल्स को किस तरह आप राउंड ऑफ करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 6 में एक क्वेश्चन है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स टू 1 and 2 डेसिमल प्लेस। 1 डेसिमल प्लेस और 2 डेसिमल प्लेस होता क्या है और इसको किस तरह हम सोल्व करेंगे। तो सपोज करें आपके पास एक क्वेश्चन है, इसमें हम एक क्वेश्चन नंबर ए को सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर ए क्या है, 47.125। ये आपके पास क्वेश्चन है 47.125। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम राउंड ऑफ कर रहे हैं पहले अप टू 1 डेसिमल प्लेस। 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस का मतलब होता है कि डेसिमल के बाद 1 आपके पास डिजिट आना चाहिए। इससे अलावा जितने भी डिजिट होंगे उसको आपने गायब करना है। यानी आपके पास जगह कम है, ठीक है, आपके पास जो है पॉइंट के बाद एक डिजिट आ सकता है, तो आपने अदर डिजिट को रिमूव करना है। यहाँ तक आपके पास जो है आंसर आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो जितने भी डिजिट होंगे उनको आपने गायब करना है। ये जो आपके पास डिजिट है, ठीक है, ये 2, ये आपके पास अगर 5 से कम हो तो इसको आप बिल्कुल गायब कर दें और आपने और कुछ भी नहीं करना, बस इसको सबको गायब कर दें, ठीक है। तो 47.1 हो जाएगा और ये 25 जो है ये गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आपके पास आ जाएगा 47.1 आ जाएगा, ठीक है। और ये 25 जो है क्या हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर ये जो है ये जो 2 जो है ये अगर आपके पास 5 होता, 6 होता, 6 होता, 7 होता, अगर ये आपके पास 4 से ज़्यादा होता, 5, 6, 7, 8, 9 होता, तो फिर इसके साथ साथ हम जो क्या करते हैं, इस प्रीवियस डिजिट यानी 1 के साथ हम 1 का एडिशन भी करते हैं, 1 इजाफा भी करते हैं, तो फिर इससे 47.2 बन जाता। लेकिन चूँकि ये आपके पास 5 से कम है तो इसलिए हमने इसको इग्नोर ही कर दिया है। नेक्स्ट अगर इसको आपने राउंड ऑफ करना हो अप डेसिमल प्लेस तो ये आपके पास हो जाएगा 47.125। अब हमारा जो आंसर है वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आना चाहिए। तो चूँकि आपके पास ये जो 5 है, ठीक है, ये जो 5 है ये आपके पास क्या है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर इसको हम ड्रॉप करेंगे तो प्रीवियस डिजिट के साथ हम 1 ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हम जो है 2 के साथ जो है 1 ऐड करेंगे, तो इस तरह बन जाएगा 47.13 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये आपके पास राउंड ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस था, यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस था। तो उम्मीद है अब आप 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस और 3 डेसिमल प्लेस में फ़र्क कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर ई को करते हैं, जो कि आपके पास है 45.675। इसको पहले राउंड ऑफ करते हैं अप टू 1 डेसिमल प्लेस। तो हमारा जो आंसर है वो पॉइंट के बाद एक डिजिट आना चाहिए, ठीक है। तो हम लिख लेंगे 45 और ये जो आपके पास बाहर जो नंबर है 7, ये आपके पास जो है 4 से ज़्यादा है, तो इस तरह इसको हम डायरेक्ट इग्नोर नहीं कर सकते। तो हम प्रीवियस वाले के साथ एक ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा 45.7 बन जाएगा, ठीक है। और ये आपका आंसर हो जाएगा अप टू 1 डेसिमल प्लेस। अब आपने क्या करना है, अप टू 2 डेसिमल प्लेस भी आंसर लिखना है,
तो इसको हम लिख लेंगे इसी तरह, और यहाँ पर हम जो है यहाँ तक आ जाएंगे, और यहाँ देखिए तो ये भी आपके पास क्या है 4 से ज़्यादा है, तो इसको हम डायरेक्ट इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसकी जगह भी हम क्या करेंगे 45.6 और इस 7 के साथ हम 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो परसेंटेज का है। तो सबसे पहले परसेंटेज के कंसेप्ट को समझे। परसेंटेज आपके पास जो साइन होता है, ये वाला साइन होता है, इसकी जो वैल्यू होती है, इसका जो मतलब होता है वो होता है 1/100। तो इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास 1/100 है। सपोज करें कि 100 मार्क्स का टेस्ट है जिसमें आपने 20 मार्क्स लिए हैं, 100 मार्क्स का टेस्ट है जिसमें आपने 20 लिए हैं, तो हम कहते हैं कि ये इसका 20% हो जाएगा। तो इसका परसेंटेज मालूम करने के लिए हमने क्या करना होगा कि ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, हम इस तरह करेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 100 करेंगे, और साथ में परसेंटेज का साइन लगा लेंगे। तो ये 100 और ये 100 कैंसिल, और आपका जो आंसर हो जाएगा वो 20% हो जाएगा। यानी इसका मतलब होगा कि आपने क्या करना है, आपके पास 100 में आपके 20 मार्क्स है, 100 में आपके 20 मार्क्स है, तो जो परसेंटेज का मतलब होता है वो होता है 1/100। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि आपके पास जो 20% है, 20%, इसका मतलब हो जाएगा कि 20, और जैसे कि मैंने कहा है कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, तो ये हो जाएगा 1/100। तो ये दोबारा आपके पास वही बन जाएगा 20/100 बन जाएगा। तो आप जब भी आपके पास परसेंटेज का साइन होता है तो इसकी जगह आपने लगाना है 1/100 लगाना है। इसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए ये जो बुक में क्वेश्चन गिवन है इसको सॉल्व करते हैं। ये आपके पास है कि मरियम गॉट 23 मार्क्स आउट ऑफ 25, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हर मार्क्स। उसके नंबर का परसेंटेज मालूम करना है कि ऑब्टेन मार्क्स क्या है 23 है, और टोटल मार्क्स जो है वो आपके पास क्या है 100 है, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है 100 मल्टीप्लाई करना है, साथ में परसेंटेज का साइन लगाना है। तो ये 100 और 100 कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 23% मार्क्स हो जाएंगे इसके। तो सपोज़ करें कि आपके 450 मार्क्स है, और जो टोटल मार्क्स है वो आपके पास क्या है, सपोज़ करें वो आपके पास है 1000 है, 1000। तो अब आपका परसेंटेज क्या बनेगा, तो इसके साथ आपने क्या करना है मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई करना है, और साथ में परसेंटेज का साइन लगाना है। अब ये 100 और 1000 में आपके पास 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, रह जाएगा 450 डिवाइडेड बाय 10। और 450 को जब आप 10 पे डिवाइड करते हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पर 10 है तो आप इसको डिवाइड करें, आपका 45% है। तो इसी तरह आप किसी भी क्वेश्चन का परसेंटेज मालूम कर सकते हैं। 42% को हम फ्रैक्शन में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए हमने कंसेप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि 42% और परसेंटेज का मतलब होता है क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/100। तो ये हो जाएगा 1/100। तो इस तरह ये आपके पास बराबर हो जाएगा 42/100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम फ्रैक्शन में इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, आसान अल्फाज में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपना फ्रैक्शन को जो है सिंपल के फॉर्म में लिखें, यानी इसको सिंपलेट फॉर्म में भी लिखें, तो फिर आपने क्या करना होगा, दोनों ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर को एक ही टेबल में काटना होगा। तो यहाँ पर जो 42 है ये 2 के टेबल में आ सकता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 21, और जब 100 2 पे डिवाइड होगा तो आपके पास आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो इस तरह ये जो 42% है इसका मतलब होगा कि 21/50। फॉलोइंग इन परसेंटेज फॉर्म ये 1/2 है, 1/10 है और 1/100 है। 1/2 का मतलब क्या होगा, तो सबसे पहले 1/2 को समझे कि 1/2 को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 1/2 का मतलब होता है कि 1/2। अब इसको आपने क्या करना है, इसका परसेंटेज निकालना है, यानी इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और साथ में परसेंटेज का साइन लगाना है। तो अब क्या हो जाएगा, 1 × 100 से आपके पास हो जाएगा 100, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, और साथ में परसेंटेज का साइन लगाना है। अब 100 और 2 जो है डिवाइड होके क्या बन जाएगी 50 बन जाएंगे। तो इस तरह आपके पास जो हो जाएगा ये हो जाएगा 50%। ये जो 1/2 है ये आपके पास 50% है। नेक्स्ट हमने 1/10 को कन्वर्ट करना है। तो 1/10 का मतलब क्या होगा, 1/10 का मतलब होगा 1/10, और साथ में इसके साथ 100 मल्टीप्लाई करना है ताकि परसेंटेज मालूम हो सके। तो इस तरह ये जो 10 है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और 1 × 10 से आपके पास आ जाएगा जस्ट 10 आ जाएगा, तो हो जाएगा 10, और साथ में आ जाएगा परसेंटेज का साइन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स टू परसेंटेज। डेसिमल्स को परसेंटेज में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो सपोज करें आपके पास ये क्वेश्चन है, आमिर ने जो है मैथमेटिक्स के पेपर में या मैथमेटिक्स के टेस्ट में जो है 83 मार्क्स लिए हैं, पास का टेस्ट था जिसमें 83 लिए हैं।
तो सबसे पहले हम अगर इसको डेसिमल में ख़ुद लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, ये आपके पास क्या है 83 डिवाइडेड बाय 100 है, ठीक है। बेसिकली ये आपके पास क्या है 0.83 डेसिमल बन जाएगा, ठीक है। अब इस 0.3 डेसिमल को हमने क्या करना है, इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम परसेंटेज में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, लिख लेंगे 0.83 और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इस तरह क्वेश्चन गिवन हो कि 0.83 को आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, सिंपल वही कॉन्सेप्ट है कि जो चीज़ भी आपके पास फ्रैक्शन में हो या डेसिमल में हो, आपने उसके साथ 100 मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगाना है, ठीक है। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 83 डिवाइड बाय 100 लिख सकते हैं, या आप कह सकते हैं, आप इस तरह भी कह सकते हैं कि 0.83 है मल्टीप्लाई बाय 100 है, साथ परसेंटेज का साइन है। तो ये पॉइंट जो है ये 2 जंप लगाएगा यहाँ पर। जब किसी डेसिमल के साथ 10 मल्टीप्लाई होता है तो वो 1 जंप लगाता है इस साइड पर, यानी आप कह सकते हैं कि राइट साइड पर 1 जंप लगाता है। अगर 2 0 वाला कोई नंबर हो, इस तरह 100 है तो 2 जंप लगाता है। अगर इस तरह डिवाइड होता है तो फिर ये दोबारा इसका रिवर्स प्रोसेस होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे जंप लगाता है, उस साइड के डायरेक्शन पे मूव करता है, उस साइड पे मूव करता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा 83 के बाद आ जाएगा, तो 83 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, 0 भी लगा सकते हैं। तो इसका हो जाएगा 83% इसका रिजल्ट आ जाएगा, जो कि यूनिट नंबर 5 है। तो इसमें जो स्पेसिफिक एरियाज़ है और जो मेन पॉइंट्स है उसको हम डिस्कस करते हैं। कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, बेहतर होगा कि इसको आप कंसेप्चुअल समझे और इसको आप स्टैंडर्डाइज तरीके से सीखे। तो यहाँ पर चूँकि क्लास 5 में वो तरीका इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ बेहतर होगा कि आप प्रीफिक्सेस को सीख लें और प्रीफिक्सेस को आप आपस में एक्सचेंज किस तरह करेंगे। तो इस पर हमने वीडियो बनाई है, तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। तो सबसे पहले आसान अल्फाज में यह समझना होगा कि यूनिटरी मेथड कैसे कहते हैं। यूनिटरी मेथड में हम किसी भी गिवन डेटा से एक चीज़ की वैल्यू या एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद हमें जितनी भी रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट की वैल्यू निकालनी हो उसकी वैल्यू निकालेंगे। जिस तरह आपके पास ये क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ 5 किलोग्राम ऑफ वेजिटेबल इज़ ₹400। 5 किलोग्राम वेजिटेबल्स की कीमत 400 रुपीज़ है एंड द प्राइस ऑफ 13 किलोग्राम। इसको किस तरह सोल्व करेंगे, सबसे पहले आप गिवन डेटा को इस तरह लिख लें कि आप लिख लें कि 5 kg इज़ इक्वल टू, यहाँ पर रुपीज़ बनते हैं 400 रुपीज़ बनती है। तो इसलिए ये डेटा आपके पास गिवन है। इस डेटा से आपने 1 किलोग्राम की कीमत मालूम करनी है। तो डिवाइडिंग 5 ऑन बोथ साइड यहाँ भी कर लेंगे और डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड यहाँ पर कर लेंगे। तो डिवाइडिंग 5 ऑन बोथ साइड कर लेंगे तो ये 5 और 5 कैंसल, यहाँ आ जाएगा 1 किलोग्राम इज़ इक्वल टू, और इस 5 को इस 40 के साथ हम 8 के टेबल में कैंसिल कर सकते हैं, ये हो जाएगा 8 और इसके साथ एक 0 रह जाएगा। तो इस तरह हम सबसे पहले क्या करते हैं, 1 किलोग्राम या एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू हम निकालते हैं। तो इस तरीके से हम जो है अपने आंसर तक पहुंचते हैं। अब अगर हमने 13 किलोग्राम ऑफ वेजिटेबल की कीमत मालूम करनी हो तो क्या करेंगे, तो हम 1 के साथ 13 मल्टीप्लाई करेंगे और वहाँ पर 13 जो है 80 के साथ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर आपके पास 13 kg आ जाएगा और यहाँ पर उसकी कीमत आ जाएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा और इस तरीके को हम कहते हैं यूनिटरी मेथड। जितने भी प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन हैं उनको आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अब इसी कंसेप्ट को आप इस्तेमाल करके इस पर एक्सरसाइज नंबर 1 है, इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है आपके पास है, तो हमारे पास जो डेटा है वो है कि 1 ज्योमेट्री बॉक्स की जो कीमत है वो आपके पास 76 रुपीज़ है। हमने क्या करना है, हमने 26 ज्योमेट्री बॉक्स की कीमत मालूम करना है। तो दोनों साइड पर हम 26 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 26 मल्टीप्लाई 1 ज्योमेट्री बॉक्स इज़ इक्वल टू 26, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 76 के साथ। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन का रूल है कि कोई भी ऑपरेशन आप एक साइड पर करेंगे तो उसी ऑपरेशन को आप उसका अपोजिट कि आप दोनों साइड कोई भी ऑपरेशन जो है आप इक्वेशन के एक साइड पर करेंगे तो उसी ऑपरेशन को आप इक्वेशन के दूसरे साइड पर भी करेंगे। तो ये आपके पास इस तरह हो जाएगा, 26 मल्टीप्लाई 1 ज्योमेट्री बॉक्स इज इक्वल टू 26 मल्टीप्लाई 76 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से हैं। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5, द कैपेसिटी ऑफ 15 आइडेंटिकल बसेस 555 पैसेंजर। आपके पास 15 बसेस है जो कि सेम साइज़ वाले हैं, उसमें 555 जिस पे 555 पैसेंजर आ सकते हैं। व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ 1 बस, एक बस की कितनी कैपेसिटी होगी। तो यहाँ पर आपके पास जो डेटा है 15 बसेस की कैपेसिटी है आपके पास
555 पैसेंजर। हमने मालूम करना है वन बस की कैपेसिटी, तो यहाँ पर हमने 15 से 1 बनाना है। तो हम इसको 1 किस तरह बनाएंगे, जब यहाँ पर हम 15 को डिवाइड करेंगे। क्योंकि अपने रूल्स होते हैं जिसमें ये भी शामिल है कि आप इक्वेशन में एक साइड पर जो ऑपरेशन करते हैं तो उसी ऑपरेशन को आप दूसरी साइड पर भी करेंगे। तो यहाँ पर 15 तो कैंसिल हो जाएगा, 1 बस आ जाएगा। जबकि यहाँ पर 515 जो है डिवाइड होगा, तो इससे जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 37 पैसेंजर। तो इस तरह आपके पास 1 बस में जो है वो 37 पैसेंजर आ सकते हैं। अब इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 भी है, जिसमें डेटा गिवन है कि 26 किलोग्राम ऑफ शुगर है। इसकी जो कीमत है वो बनती है आपके पास 1170 बनती है। हमने मालूम करना है 1 किलोग्राम ऑफ शुगर की कीमत मालूम करनी है। तो यहाँ पर हमने 26 से 1 बनाना है। तो 26 से हम 1 इस तरह बना सकते हैं कि इसको 26 पर डिवाइड करेंगे। तो इस यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ भी डिवाइड करना होगा। तो इस तरह 26 कैंसिल हो जाएगा, 1 kg आ जाएगा। और हम क्या कर लेंगे, 1170 को 26 पर डिवाइड कर लेंगे। तो इससे आपके पास जो आंसर आता है वो आता है, तो वो आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास ये 45 रुपीज़ जो है ये आपके पास 1 किलोग्राम ऑफ शुगर की कीमत हो जाएगी। एक क्वेश्चन है, फादर bought 12 ट्यूब लाइट फॉर द होम विच कास्ट रुपीज़ 6900 ऑल टुगेदर, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 7 सच ट्यूब लाइट्स। लाइट की जो कीमत है वो आपके पास है 6900 है, ठीक है। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 7 सच बल्ब्स। तो हमने क्या करना है, 7 बल्ब्स की वैल्यू निकालनी है। पास जो गिवन डेटा है वो है कि 12 ट्यूब लाइट है, उसकी जो कीमत है वो आपके पास क्या है, वो है 6900 है, ठीक है, 6900 है, ठीक है। तो सबसे पहले ये चूँकि इसको हम सॉल्व कर रहे हैं बाय यूनिटरी मेथड, ये मालूम होनी चाहिए कि 1 ट्यूब लाइट की कीमत क्या होगी। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, इस डेटा से हम 1 ट्यूब लाइट की वैल्यू निकालते हैं। तो हमने क्या करना होगा, इस 12 को हमने 1 बनाना है, तो इसको 12 पर डिवाइड करेंगे यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी इसको 12 पर डिवाइड करेंगे। तो ये 12 और ये 12 कैंसिल हो जाएगा। 1 ट्यूब लाइट की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 575। तो ये आपके पास 1 ट्यूब लाइट की वैल्यू आ जाएगी 575। अब हमने क्या करना है, हमने तो मालूम करना है 7 सच ट्यूब लाइट की वैल्यू। तो हमने क्या करना है, अब इसके साथ 7 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 7 मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पर 575 के साथ भी आपने 7 मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 7 ट्यूब लाइट, और यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 4025 रुपीज़ बनते हैं। इस तरह 7 ट्यूब लाइट की जो वैल्यूज़ हो जाएगी वो हो जाएगी 4025 रुपीज़ हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको यूनिटी मेथड के कंसेप्ट के बारे में आइडिया हो चुका होगा। एक्सरसाइज नंबर 2 में जितने भी क्वेश्चन है उनको आप हल कर सकेंगे। ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं और उन टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे जहां से MCQs आते हैं। जियो का मतलब होता है अर्थ एंड मीट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। इस तरह भी कह सकते हैं कि आपके पास मेजरमेंट ऑफ अर्थ है। तो फर्स्ट टॉपिक आपके पास है एंगल। एंगल क्या होता है, जब भी आपके पास 2 रेज आपके पास आपस में क्या हो जाए, इंटरसेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर आपके पास ये जो पॉइंट है इसको हम वर्टिस कहते हैं, और यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपके पास एंगल बन जाएगा। जो ओपनिंग है कि ठीक है, इस ओपनिंग के मेजरमेंट को हम कहते हैं एंगल कहते हैं। एक होता है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, जब आपके पास 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो और वहाँ पर एंगल बन जाए 90 डिग्री, तो हम कहते हैं राइट एंगल। इसी तरह अगर आपके पास 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो और जो एंगल होगा वो 90 से कम होगा, यानी 1 से लेकर 89 तक होगा, तो उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल उसको हम कहते हैं। इस तरह एंगल जो है 91 से लेकर 179 तक हो तो इसको हम फिर कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। इसी तरह अगर ये एंगल 180 बन जाए तो उसको हम फिर कहते हैं स्ट्रेट एंगल, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। एंगल के टाइप्स पढ़ने के बाद अब हम पढ़ते हैं पेयर ऑफ एंगल्स को, कि पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। पेयर ऑफ एंगल्स में आपके पास 2 एंगल्स होंगे। पेयर ऑफ एंगल्स में आपके पास फर्स्ट है एडजेसेंट एंगल, जब 2 एंगल ऐसे हो जिनका वर्टेक्स जो है वो कॉमन हो, ठीक है। जिस तरह आपके पास यहाँ पर फिगर में मौजूद होगा कि यहाँ पर 2 एंगल आपके पास मौजूद है। एक आपके पास ये वाला एंगल है
और एक आपके पास ये वाला एंगल है। इन दोनों एंगल्स का, या इसको हम एंगल 1 और एंगल 2 कह सकते हैं, इन दोनों का जो वर्टेक्स है या इनिशियल पॉइंट है या स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, वो आपके पास, या इसका कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स है वो आपस में एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। और ये वाला जो साइड है, ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है, ये आपके पास इन दोनों एंगल के एडजेसेंट क्या होते हैं, साइड्स होते हैं। एडजेसेंट एंगल का अपोजिट क्या होगा, जब आपके पास सपोज करें 2 एंगल्स है, एक एंगल यहाँ पर है और दूसरा एंगल है, उसका वर्टेक्स जो है कॉमन नहीं है, यानी नॉन कॉमन वर्टेक्स है। एक वर्टेक्स यहाँ पर है और दूसरा वर्टेक्स यहाँ पर है, दोनों वर्टेक्स जो है वो डिफरेंट है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो एंगल्स है ये क्या है, ये आपके पास नॉन एडजेसेंट एंगल्स है। क्या है, नॉन एडजेसेंट एंगल्स है, क्योंकि ये दोनों एंगल्स जो है इनका वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स भी डिफरेंट है और इनके दरमियान में कोई कॉमन आर्म भी नहीं है। तो इस तरह हम इन दो एंगल्स को नॉन एडजेसेंट एंगल कह सकते हैं। तो ये है, यहाँ तक आपको एडजेसेंट और नॉन एडजेसेंट एंगल के दरमियान में फ़र्क समझ आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कम्प्लीमेंट्री एंगल। ये आपके पास पेयर ऑफ एंगल्स में सेकंड टाइप है कम्प्लीमेंट्री एंगल। एक हो गया है एडजेसेंट एंगल, नॉन एडजेसेंट एंगल, और अब पढ़ते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। सपोज करिए आपके पास एंगल इस तरह है कि एक एंगल यहाँ पर है और एक एंगल जो है यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर हम इसको लिखते हैं 65 डिग्री और प्लस जो है 25 डिग्री। तो अगर आप इन दोनों एंगल को मेजर करें, ठीक है, इन दोनों एंगल को मेजर करें, यानी 65 प्लस 25 को आप ऐड करें तो हो जाएगा 5 और 5 10 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, इससे आ जाएगा 90 डिग्री। तो इससे जो रिज़ल्ट आ रहा है वो 90 आ रहा है। तो इस तरह दो एंगल्स, ठीक है, इस तरह दो एंगल्स जिनको हम आपस में जमा करें और उससे आंसर हमारे पास 90 आ जाए, तो उसको हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। ये पेयर ऑफ एंगल्स में आपके पास टाइप है कम्प्लीमेंट्री एंगल। इसी तरह ये आपके पास एडजेसेंट एंगल्स जो है, यहाँ पर एडजेसेंट एंगल थे, इस एंगल को हम नॉन एडजेसेंट एंगल भी ले सकते हैं, यानी इस तरह भी हम ले सकते हैं कि एक एंगल हम यहाँ पर ले लें, ठीक है, 65 का ले लें, और दूसरा जो है आपके पास यहाँ पर आप जो है इसकी जगह यहाँ पर 25 डिग्री ले लें, ठीक है। अब यहाँ पर ये दो जो एंगल्स है ये नॉन एडजेसेंट एंगल्स है, लेकिन इनका जो रिज़ल्ट आता है, इनको अगर आप जमा करेंगे तो इससे आंसर जो है वो 90 आता है। तो इसको भी हम कहते हैं कि नॉन एडजेसेंट कम्प्लीमेंट्री एंगल। ये आपके पास नॉन एडजेसेंट में कम्प्लीमेंट्री एंगल बनता है, वो आपके पास एडजेसेंट कम्प्लीमेंट्री एंगल है, और ये आपके पास नॉन एडजेसेंट कम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सपोज करें कि एक एंगल आपके पास है 90 है और दूसरा एंगल भी 90 है, ठीक है, 90 और ये भी 90 है। तो अगर इनको आप ऐड करें तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज़ इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो इससे आंसर 180 आ रहा है, ठीक है। तो जब भी आप दो एंगल्स को आप जमा करेंगे, एंगल 1 और एंगल 2 जो है, इनको आप जमा करेंगे और आंसर आपके पास 180 आ जाए, तो इन दोनों एंगल्स को फिर हम सप्लीमेंट्री एंगल भी कह सकते हैं। एडजेसेंट एंगल वाला केस था, इसमें नॉन एडजेसेंट वाला केस भी आ सकता है। सपोज़ करें कि एक 90 यहाँ पर हो आपके पास और दूसरा जो एंगल है वो आपके पास यहाँ पर हो, दोनों 90 डिग्री एंगल है। तो फिर हम क्या कह सकते हैं, अगर इनको दोनों को जमा करेंगे तो फिर भी आपके साथ जो आंसर आएगा वो 180 आएगा। तो फिर ये भी आपके पास जो है सप्लीमेंट्री एंगल्स है, लेकिन इन दोनों में तो फ़र्क आपको नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका नाम डिफरेंट होगा, तो ये होगा नॉन एडजेसेंट है, और उसमें आपके पास क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। जबकि वो क्या था, वो था एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स था, और ये क्या होगा, नॉन एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएगा। फिर से सुनिए कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा और कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। जब भी आप किसी भी दो एंगल्स को आप आपस में जमा करें और उससे आंसर आ जाए 90 डिग्री, तो वो हो जाएगा कम्प्लीमेंट्री एंगल। सी से स्टार्ट होता है, सी, ठीक है। और फिर आपके पास ऐसे दो एंगल जिनको आप जमा करें और आंसर आपके साथ 180 आ जाए, तो ये आपके पास होगा सप्लीमेंट्री एंगल। दोनों में कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल में एडजेसेंट और नॉन एडजेसेंट दोनों केस मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं। पर मैं अक्सर हमसे ये भूल जाता है कि कम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है और सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है। तो कम्प्लीमेंट्री में आपके पास सी पहले आता है, ठीक है, और
एस जो है वो बाद में आता है। देखें कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। तो सी देख सके आपको पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सी पहले आता है, तो पहले आपके पास 90 आता है और बाद में एस आता है, तो इसका मतलब है कि 180 बाद में आता है। तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री को किस तरीके से याद करेंगे कि एग्ज़ाम में या पेपर में या टेस्ट में हमसे भूल न जाए। एंगल को समझने के बाद अब आते हैं ट्राइंगल की तरफ कि ट्राइंगल क्या होता है। तो नाम से जाहिर है कि ट्राई मीन्स 3 और एंगल का मतलब होगा एंगल, कि इसमें 3 एंगल्स होते हैं। एंगल्स के साथ साथ इसमें मज़ीद कंपोनेंट्स भी होते हैं जिसको हम कहते हैं वर्टेक्स और साइड कहते हैं। तो इसमें आपके पास 3 तो एंगल होते हैं, एक एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। इसमें आपके पास 3 वर्टेक्स भी होते हैं 1, 2, 3, और इसमें आपके पास 3 साइड्स भी होते हैं 1, 2 एंड 3। तो इस तरह आपके पास इसमें अगर आप काउंट करें तो इसमें आपके पास टोटल 9 कंपोनेंट्स हैं। 9 कंपोनेंट्स है 3 एंगल, 3 साइड और 3 आपके पास क्या होंगे, वर्टेक्स होंगे। कोई भी क्लोज फिगर जिसमें 3 साइड्स हो तो उसको हम ट्राइंगल कहते हैं। अगर आपके पास 4 फिगर हो जाए तो उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और इस तरह पेंटागन, हेक्सागन और ऑक्टागन, इस तरह इसमें मुख्तलिफ टाइप्स से बन सकते हैं। तो 3 साइड्स वाला जो फिगर होगा उसको हम ट्राइंगल कहते हैं, और 4 साइड वाला जो फिगर होगा उसको हम फिर क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। और 5 साइड्स वाला जो फिगर होगा उसको हम पेंटागन कहते हैं, और 6 साइड वाला जो फिगर होगा उसको हम हेक्सागन कहते हैं। ट्राइंगल के साथ साथ हम इसके टाइप्स को भी पढ़ेंगे। तो इसमें जो पहला टाइप आपके पास है कि पहला टाइप आपके पास है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल हो। यहाँ पर नाम से जाहिर है कि इक्वल का वर्ड आ रहा है, तो तीनों साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। सपोज करें आपके पास इस तरह ट्राइंगल है, ये 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो हम कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। जिस तरह फिगर में मौजूद है कि आपके पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC, तीनों की जो पैमाइश है वो क्या है, वो 3 सेंटीमीटर है। तो इस तरह के पास क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ते हैं आइसोसेल ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल, ठीक है, ऐसा ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स आपस में इक्वल हो, कोई भी 2 साइड्स आपस में इक्वल हो और एक साइड जो है वो डिफरेंट हो, उसकी वैल्यू डिफरेंट हो, उसकी मेजरमेंट डिफरेंट हो, तो उस ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे, आइसोसेल ट्राइंगल कहेंगे। ठीक है, आइसोसेल ट्राइंगल कहेंगे। यहाँ पर आइसोसेल ट्राइंगल को जानने के साथ साथ आप एक रिजल्ट भी याद रखें कि जब भी आपके पास 2 साइड्स आपस में इक्वल हो, यहाँ पर आपके साथ जो 2 साइड्स इक्वल है वो ये और ये है, तो इनके सामने वाले एंगल, इसका सामने वाले एंगल ये है और इसके सामने वाला जो एंगल है वो क्या है, वो ये है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के सामने जो एंगल होंगे वो एंगल की पैमाइश भी सेम होगी। ठीक है, सपोज कर ये एंगल आपको मालूम है ये 45 है, तो ये भी जो है 45 होगा, कन्फर्म 45 होगा। ठीक है, तो जब भी आपके पास 2 साइड्स इक्वल हो तो उनके सामने वाले एंगल भी आपस में सेम होंगे। इसी तरह अगर आपके पास एंगल सेम है तो उनके सामने वाले साइड्स आपस में सेम होंगे। अगर आपके पास एंगल जो है वो इक्वल हो तो उनके सामने वाले साइड्स आपस में क्या होंगे, वो इक्वल होंगे या कांग्रुएंट होंगे। स्केलिन ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड क्या हो, डिफरेंट हो, कोई भी साइड एक जैसा ना हो, ये आपके पास एक स्केलिन ट्राइंगल है। क्योंकि तीनों साइड की जो पैमाइश होगी वो डिफरेंट होगी। जब तीनों साइड की पैमाइश डिफरेंट होगी तो उनके सामने वाले एंगल भी जो है वो डिफरेंट होंगे। यानी इस ट्राइंगल में कोई भी एंगल जो है वो आपस में सेम नहीं होगा, यानी सारे जो है एंगल भी डिफरेंट होंगे और साइड भी डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि स्केलिन ट्राइंगल क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड डिफरेंट हो उसको हम स्केलिन ट्राइंगल कह सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आप ट्राइंगल के टाइप्स को भी समझ चुके होंगे। अब आते हैं ट्राइंगल की क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एंगल। ये जो हमने अभी पढ़े हैं ये क्या थे, ये आपके पास ट्राइंगल के टाइप्स तो थे, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू साइड, यानी साइड्स को देखकर हमने क्या करना है, उसका नाम देना है। अब हम एंगल के लिहाज से, यानी विद रिस्पेक्ट टू एंगल हम जो है ट्राइंगल की क्लासिफिकेशन करते हैं। तो फर्स्ट नंबर आपके पास है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जो जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने बता दिया है कि एक्यूट एंगल कौन सा होता है, जो 90 से कम होगा। क्या होगा, 90 से कम। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें सारे एंगल जो है वो 90 से कम हो, यानी ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई भी एंगल जो है 90 ना हो और ना 90 से ज़्यादा हो, तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर आपके पास जो तीनों एंगल्स है वो 90 से कम है, कोई भी एंगल जो है 90 से ज़्यादा नहीं है। तो इस तरह इस ट्राइंगल को हम कह सकते हैं कि ये आपके पास टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि कोई भी एंगल जो है वो 90 से ज़्यादा नहीं है। इसी तरह अगर एंगल क्या हो जाए, अगर आपके पास एंगल 90 बन जाए,
तो इस तरह पॉसिबल है कि किसी ट्राइंगल में एक एंगल 90 हो सकता है, एक एंगल 90 हो सकता है, और सिर्फ एक ही हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। एक एंगल हो सकता है कि किसी ट्राइंगल में एक एंगल 90 हो सकता है, और फिर वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल होगा। क्या होगा? राइट एंगल ट्राइंगल होगा। यहाँ पर आपके पास जो फिगर में आपको नज़र आ रहा है, एक एंगल आपके पास क्या है, 90 है, और दूसरी जो है आपके पास 40 और 50 है। क्या होगा? ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, किसी ट्राइंगल में आपके पास एक ही एंगल 90 हो सकता है। तो यहाँ से आप एक और रिजल्ट भी निकाल सकते हैं कि आपके पास एक है 90 है, और दूसरा 40 है, और दूसरा क्या है, 50 है। ठीक है, 50 है। तो अगर इन तीनों को आप जमा करें तो आंसर क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। ठीक है, 180 डिग्री आएगा। ये आपके पास एक और रिजल्ट है कि किसी भी ट्राइंगल में जो इंटरनल एंगल होंगे उनका सम, उनका मजमुआ हमेशा 180 के इक्वल होता है, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। ये अक्सर हम क्वेश्चन को सोल्व करने में ये वैल्यू इस्तेमाल करते हैं, और दोस्त पूछते हैं कि सर आपने ये 180 की वैल्यू कहाँ से लगाई है। ठीक है, तो इसकी जो मेन कंसेप्ट है, जो इसकी जो मेन वजह है वो क्या है कि हमेशा आपके पास ट्राइंगल बनता इस तरह है कि अगर आप इन तीनों एंगल्स को 180 के बराबर रखेंगे तो तभी आपके पास ट्राइंगल बनेगा, अदरवाइज ट्राइंगल क्या होगा, नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हमने पढ़ दिया है कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 हो तो उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बता दिया है कि ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है। ऑब्ट्यूज एंगल आपके पास ऐसा एंगल होता है जो कि 90 से बड़ा हो, 90 से बड़ा हो लेकिन इतना बड़ा भी ना हो, ये आपके पास 90 से बड़ा हो और 180 के दरमियान में हो, 90 से बड़ा हो और 180 के दरमियान में हो। 180 हो जाए तो फिर इसका नाम चेंज हो जाएगा, फिर इसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो ऑब्ट्यूज एंगल ऐसा एंगल जो कि 90 से बड़ा हो, ये 91 से लेकर आपके पास हो जाए 179 के तक हो। ठीक है, 179 तक हो, तो इस एंगल को फिर हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल होगा जिसमें एक एंगल जो है वो 91 से लेकर 179 तक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप फिगर दे सकते हैं, जैसे कि आपको फिगर में नज़र आ रहा है। इसमें एक एंगल क्या है, 120 है, और अदर जो दो एंगल्स है वो क्या है, वो 33 और 27 है। इस ट्राइंगल का नाम हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, उस रिजल्ट को आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि आपके पास 33 और 27 है, और ये आपके पास क्या है, 120 है। अगर इन तीनों को आप जमा करें तो आपके पास यहाँ भी रिजल्ट जो है वो क्या आएगा, वो आपके पास 180 आएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक तो आप समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्वाड्रिलेटरल। ट्राइंगल को डिफाइन करते वक्त मैंने आपको बता दिया था, ऐसा फिगर जिनके 30 साइड होते हो तो उनको हम ट्राइंगल कहते हैं। अगर ये साइड्स 4 बन जाए तो फिर इसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, 4 साइड्स वाला फिगर। तो इसके मुख्तलिफ टाइप्स से 4 साइड्स तो किसी की भी हो सकते हैं। स्क्वायर के 4 साइड होते हैं, पैरेललोग्राम के 4 साइड्स होते हैं, और इस तरह रेक्टेंगल के 4 साइड होते हैं, काइट के 4 साइड होते हैं, रोम्बस के 4 साइड्स होते हैं। तो इसके मुख्तलिफ टाइप्स है। तो अब हम इसके टाइप्स को पढ़ते हैं। एक आपके पास है स्क्वायर होता है, ऐसा क्लोज फिगर जिसमें 4 साइड तो होंगे लेकिन साइड और साइड के दरमियान में एंगल भी 90 होगा। ठीक है, साइड और साइड के दरमियान एंगल भी 90 होगा, और चारों साइड जो होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, अगर एक साइड आपके पास 5 है तो बाकी जो 3 साइड भी होंगे वो भी 5 होंगे, और 90 एंगल का होना ज़रूरी है। अगर एंगल 90 नहीं होगा तो फिर इसका एक और टाइप भी है जो कि इस तरह लगता तो है लेकिन है नहीं। इसी तरह आपके पास है एक है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, यानी ये साइड और इसका जो सामने वाला साइड होगा वो इक्वल होगा, और ये वाला इक्वल होगा, और इसके साथ साथ क्या होगा, साइड के दरमियान में एंगल क्या होगा, वो 90 होगा। तो इसको हम फिर कहेंगे रेक्टेंगल कहेंगे। एंगल के बाद हम पढ़ते हैं पैरेललोग्राम को। अब पैरेललोग्राम क्या चीज़ है, ये भी आपके पास रेक्टेंगल की तरह आपको नज़र आएगा लेकिन है नहीं, रेक्टेंगल की तरह आपको नज़र आएगा। ठीक है, ये आपके पास रेक्टेंगल की तरह नज़र आएगा, लेकिन रेक्टेंगल और इसमें फ़र्क क्या है कि रेक्टेंगल को आप देख लें तो यहाँ पर साइड और साइड के दरमियान में जो एंगल है वो क्या है, वो 90 है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और क्या है, पैरेलल भी है। अपोजिट साइड क्या है, इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो यहाँ पर आपके पास जो पैरेललोग्राम है इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या होगा, इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा, और यहाँ पर ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या होगा, इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा। तो तभी हम इसको पैरेललोग्राम कहते हैं।
अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होंगे तभी इसको हम क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम कहेंगे। और इसके साथ साथ आपने ये भी याद रखना है कि जो एंगल होगा वो 90 के अलावा कोई और एंगल होगा। अगर ये एंगल 90 हो जाए तो फिर तो आपके पास ये रेक्टेंगल बन जाएगा। तो इसमें एंगल जो होगा वो 90 के अलावा कोई और एंगल होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, लेकिन 90 नहीं होगा। तो ये था आपके पास पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के बाद हम पढ़ते हैं रोम्बस। रोम्बस क्या है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास स्क्वायर की तरह नज़र आता है, स्क्वायर की तरह नज़र आता है। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि स्क्वायर में आपके पास स्क्वायर आपके पास इस तरह होता है जिसमें आपके पास तमाम एंगल जो है वो क्या होते हैं, वो 90 होते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, ये आपके पास थोड़ा सा टेढ़ा होता है, जिसकी वजह से जो एंगल होते हैं वो आपके पास 90 के अलावा कोई और एंगल इस्तेमाल हुआ होता है। बाकी तमाम साइड, ये वाला साइड इसके इक्वल होता है, और ये भी इक्वल होता है, और ये भी इक्वल होते हैं, चारों साइड इक्वल होते हैं। लेकिन जो एंगल का मसला है, एंगल की मसले की वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। इसी तरह रोम्बस के बाद हम पढ़ते हैं ट्राइपीजियम को, ठीक है। ट्राइपीजियम को पढ़ते हैं। ट्राइपीजियम क्या होता है, ये भी आपके पास क्वाड्रिलेटरल का टाइप है, यानी 4 साइड वाला फिगर है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ आपके पास 2 साइड, सिर्फ 2 ही साइड्स आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं और अनइक्वल होते हैं, ठीक है। पैरेलल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। इन दोनों साइड का आपस में पैरेलल होना ज़रूरी है और अनइक्वल होना भी ज़रूरी है। पैरेलल भी होना ज़रूरी है और अनइक्वल भी होना ज़रूरी है। इसी तरह इस पर और इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इस पर और इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये आपस में इक्वल है, इक्वल नहीं है, इसकी कोई पाबंदी नहीं है। जब में 2 साइड आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, और जो पैरेलल साइड्स होते हैं वही आपके पास अनइक्वल होंगे, तभी आपके पास ट्राइपीजियम बनेगा, ठीक है। इसी तरह आपके पास यहाँ पर जो फिगर गिवन है, ये के पास है, देखिए इसमें ये वाला और ये वाला इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास नॉन इक्वलेटरल ट्राइपीजियम है, इसको हम कहते हैं नॉन इक्वलेटरल ट्राइपीजियम, ठीक है। अगर ये साइड्स इक्वल हो जाए, यानी आपके पास इस तरह फिगर हो कि हम इस तरह बना लें, ठीक है, इस तरह, ये जो इस तरह है, जिस तरह कि आपके पास लैंप का बेस होता है, घरों में इस्तेमाल होता है, तो ये इसमें आपके पास ये आपके पास ट्राइपीजियम का, तो ये आपके पास ट्राइपीजियम शक्ल है। अब इसमें जो घरों में लैंप होता है, उसमें ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है, इक्वल होता है। तो फिर आपके पास इक्वलेटरल ट्राइपीजियम की मिसाल है, ठीक है। ये तो ट्राइपीजियम में फिर आपके पास 2 टाइप है, इक्वलेटरल ट्राइपीजियम और नॉन इक्वलेटरल ट्राइपीजियम। तो बुक में जो गिवन है वो नॉन इक्वलेटरल ट्राइपीजियम है। अगर नेक्स्ट टॉपिक है साइमेट्री। साइमेट्री क्या होता है, जब आपके पास कोई फिगर होता है और उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको एक जैसा नज़र आ जाए, हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो बिल्कुल इक्वल हो। इक्वल का मतलब है कि उनका साइज़ जो है वो इक्वल हो। उनका साइमेट्री की बेहतरीन मिसाल है वो क्या है, वो बुक है या आपके पास कापी है। अगर आप बुक को क्या करते हैं, बुक को आप ओपन करते हैं तो इसका लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट वाला पेज और राइट वाला पेज जो है वो इक्वल होता है। अगर इसको आप क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं, तो ये क्या करेगा कि एक पेज दूसरे पेज को कम्प्लीटली जो है वो क्या करेगा, कवर कर लेगा। जो ऐसा आपके पास फिगर जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल हो, तो उसको हम कहेंगे कि आपके पास क्या है, साइमेट्री है, ठीक है। ये जो आपके पास लाइन है, ठीक है, इससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर हमने इसको डिफरेंशिएट किया है, तो इस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइमेट्री। इस लाइन का नाम है लाइन ऑफ साइमेट्री, ठीक है। तो इस लाइन का नाम भी आपने याद रखना है कि इस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइमेट्री। एग्जाम्पल बुक में गिवन है, एक आपके पास बटरफ्लाई का है, तो यहाँ पर लाइन ऑफ साइमेट्री जो है इन्होंने ड्रा की है, और इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है, इनकी जिसामत, इनका साइज़ इक्वल है। इस तरह एम बना हुआ है, तो एम जो आपके पास जो अल्फ़ाबेट है, हम खुद से एक एग्जांपल ले लें तो हम एक अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं ए। अगर इसको आप देख लें तो यहाँ पर अगर हम साइमेट्री खींचे, ऐसी जगह पर खींचे जहाँ से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल नज़र आ जाए। साइमेट्री के साथ साथ आपके पास एक दूसरा साइमेट्री है, पोजिशन पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर आपके पास देखें, आपके पास ये लीव्स जो है वो बना हुआ है। तो किसी भी फिगर का आपने रोटेशन साइमेट्री चेक करने के लिए आपने क्या करना होगा कि सबसे पहले आपने किसी भी पॉइंट को आपने क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा, और उसके बाद आपने इसको रोटेट करना होगा, ठीक है, रोटेट करना होगा। तो अगर इसको आप रोटेट करेंगे 90 डिग्री एंगल के साथ रोटेट करना है, तो ये यहाँ आएगा, तो फिर ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 90 कवर हो जाएगा, ठीक है। इसको दोबारा आपने 90 डिग्री एंगल के साथ रोटेट करना है, तो ये जो है ये यहाँ पर आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। और फिर जब आप इसको रोटेट करेंगे तो ये जो पॉइंट होगा वो यहाँ पर, और फिर इस पॉइंट को आप दोबारा रोटेट करेंगे तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर दोबारा ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है। तो
जब आपके पास एक फिगर हो और इसकी आपने रोटेशनल साइमेट्री चेक करनी हो तो आप क्या करेंगे, आप इसको चाहे जितने भी आप रोटेशन दे सकते हैं, लेकिन आपने क्या करना होगा, जो पॉइंट आपने आइडेंटिफाई करना था वो जहाँ पर था उसी को उसी जगह पर लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉइंट को हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था कि इस पॉइंट को मैंने देखना है कि इसको मैं किसी तरीके से यहाँ पर ले आऊँ, इसको मैं इतने चक्कर दूँ कि इसको यहाँ पर ले आऊँ। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाँ ये इसका जो रोटेशनल साइमेट्री है वो मौजूद है, यानी आपके पास रोटेशनल लिहाज से साइमेट्री मौजूद है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन क्या होता है कि यहाँ पर हमने इसको कितने चक्कर दिए हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये के पास रोटेशनल साइमेट्री है, लेकिन आपके पास इसका जो आर्डर है, आर्डर क्या है, इसको हम आर्डर कहते हैं, यानी इसको हम कितने रोटेशन दिए हैं, तो इसका आर्डर क्या है, इसका आर्डर 4 है। साइमेट्री की और भी एग्जांपल में गिवन है कि ये पॉइंट उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, और उन्होंने क्या किया है, इसको रोटेशन दिए हैं। ठीक है, उसको रोटेशन दिए हैं। तो अगर आप देखें कि हम किसी पॉइंट को आइडेंटिफाई करें, ये पॉइंट आपके पास है, इसको आपने देखना है, तो अगर इसको आप जो है इसको आप एक चक्कर देंगे तो ये किस तरह बन जाएगा, ये वाला जो है ये वाला साइड इस तरह बन जाएगा, यानी इसको आपने ऊपर लाना है, ये हो जाएगा तो ये यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री के साथ हमने इसको रोटेट करना है, यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या करना है, ये जो पॉइंट है ये आपके पास इस पोजीशन पर आ जाएगा, तो हम इसको जब रोटेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको हम जब रोटेट करेंगे, ठीक है, तो इसके ये पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और इसको जब हम रोटेट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो जहाँ पर था वहाँ पर आ जाएगा। ये एक्टिविटी जो है आप किसी पेज पर कर सकते हैं, किसी पेज को आप काट दें इस तरह और आप इसको रोटेशन दे दें और किसी पॉइंट को आइडेंटिफाई करें। ठीक है, या उस पर आप सुराख कर दें उस पेज में, या उस जगह पर आप कोई जो है कोई निशान डाल लें और उसको आप रोटेट करते जाएं, तो आपको नज़र आ जाएगा कि इसमें रोटेशन साइमेट्री मौजूद है या नहीं है और इसका आर्डर क्या है। तो यहाँ पर इसका भी जो आर्डर है वो क्या है, वो 4 है। इस एग्जांपल में बुक में मौजूद है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ एरो को आइडेंटिफाई करें तो एरो को आप आइडेंटिफाई करें, ये आपके पास एरो है। ठीक है, एरो इसको आप जब क्या करेंगे 90 डिग्री एंगल के साथ करेंगे तो ये आपके पास इस तरह बन जाएगा। अब इसको आप दोबारा 90 डिग्री एंगल के साथ रोटेट करेंगे तो आपके पास ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। और इसको जब आप 90 डिग्री एंगल के साथ रोटेट करेंगे तो ये आपके पास इस तरह हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप जब दोबारा 90 डिग्री एंगल के साथ इस तरह क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये आपके पास इस तरह आ जाएगा। तो ये पॉइंट यहाँ पर था, ऊपर था, अब ये आपके पास एरो के सर पर मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है। तो ये भी आपके पास रोटेशनल साइमेट्री में आपके पास ऑर्डर 4 वाला रोटेशनल साइमेट्री है। अब इसके बाद आपके पास एक टॉपिक है स्क्वायर और क्यूब में क्या फ़र्क होता है और रेक्टेंगल और क्यूबाइड में क्या फ़र्क होता है। ये टर्म जो है अक्सर जो है सुनने में एक जैसे हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैं आसान अल्फाज में आपको जो है बयान करता हूँ। एक आपके पास होता है स्क्वायर होता है। ठीक है, एक के पास क्या है, स्क्वायर है। ये आपके पास 2 डायमेंशनल जो है वो है, आपके पास 2 डायमेंशनल फिगर है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपके पास कोई किसी चीज़ को आप इसमें नहीं डाल सकते हैं, यानी ये आपके पास क्या है, सिर्फ 2 डायमेंशनल सरफेस है। ठीक है, ये आपके पास 2 डायमेंशनल है, यानी इसमें आप किसी चीज़ को किसी चीज़ को नहीं रख सकते, पानी वगैरह इसमें नहीं आ सकता। ठीक है, ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास स्क्वायर होगा। इसी तरह अगर आप इसको इस तरह कर दें कि आप मुख्तलिफ स्क्वायर्स को लेकर इससे कोई बॉक्स बना दें, इस तरह आपके पास ये बॉक्स है। ठीक है, इस तरह, तो फिर ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 3 डायमेंशनल जो है शेप बन जाएगा। इसका नाम तो स्क्वायर है। ठीक है, इसका नाम स्क्वायर है, जबकि ये आपके पास मुख्तलिफ स्क्वायर से बना है, जिसमें आपके पास कितने स्क्वायर्स है, इसमें आपके पास 6 फेसेस है। कितने फेसेस है, 6 फेस है, इसमें 6 स्क्वायर्स इन्वॉल्व है। तो इसको हम कहते हैं, इसको हम क्यूब कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्यूब कहते हैं। ठीक है, स्क्वायर और ये क्या है, आपके पास क्यूब है। नेक्स्ट आपके पास होता है रेक्टेंगल होता है। ये भी आपके पास 2 डायमेंशनल फिगर होता है, इसमें आप नहीं रख सकते, लेकिन आप इस तरह करें कि आप इससे 3 डायमेंशनल सरफेस बनाएं, कि इससे आप 3 डायमेंशनल फिगर बनाएं। तो आप किस तरह बना सकते हैं कि आप क्या करेंगे, आप इससे इस तरह बॉक्स बना देंगे। ठीक है, इस तरह बॉक्स बना देंगे, तो फिर ये क्या हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्यूबाइड है। ठीक है, पास 6 फेसेस है, 6 फेस है, इसमें 4 तो रेक्टेंगल होंगे, बाकी ये जो साइड है ये स्क्वायर भी हो सकता है और रेक्टेंगल भी हो सकता है। ये वाला साइड जो है ये भी स्क्वायर हो सकता है और रेक्टेंगल भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होंगे, इसमें भी आपके पास 6 फेसेस होंगे और ये भी 3 डायमेंशनल होगा। तो इसका नाम हो जाएगा क्यूबाइड। क्या हो जाएगा, क्यूबाइड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो एक आपके पास होता है स्क्वायर और उसका दोस्त आपके पास है क्यूब। रेक्टेंगल का जो दोस्त है वो क्या है, वो क्यूबाइड है।
तो उम्मीद है आप इन 3 डायमेंशन शेप्स को पहचान चुके होंगे और इसमें आपको फ़र्क जो है वो नज़र आ चुका होगा। पिरामिड एंड एरिया स्टार्ट कर रहे हैं जो कि ग्रेड 5 मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 8 है। सबसे पहले एरिया की डिफिनीशन क्या है? द स्पेस कवर्ड बाय द सरफेस ऑफ एनी 2 डायमेंशनल शेप इज कॉल्ड इट्स एरिया। जब भी आपके पास 2 डायमेंशनल सरफेस होगा तो सरफेस के अंदर जो कुछ भी है उसको हम एरिया कहते हैं। आपके पास जो मेजरमेंट ऑफ सरफेस है या मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री है इसको हम फिर पैरामीटर कहते हैं। जिस तरह द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए क्लोज रीजन इज कॉल्ड पैरामीटर। आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि एरिया और पैरामीटर में फ़र्क क्या है। पहले पैरामीटर को डिस्कस करते हैं और इसके बाद हम एरिया को डिस्कस करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसको आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करें। हम कोशिश करेंगे कि आपकी मुश्किलात को हल कर सकें, ना कि आपकी मुश्किलात को बढ़ाए। तो सबसे पहले हम पैरामीटर को डिफ़ाइन करते हैं। पैरामीटर जैसे कि मैंने बता दिया है कि पैरामीटर होता है द सम ऑफ ऑल द साइड्स। क्या है? जो आपके पास जो फिगर भी है, जो क्लोज फिगर भी है, 2 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है, आपके पास जो क्लोज फिगर भी है, बस आपने क्या करना है उसके साइड्स की पैमाइश को आपने काउंट करना है। आपने कोई फार्मूला जो है याद नहीं रखना, ठीक है। तो इस तरह आपके साथ आसानी होगी। जिस तरह आपके पास हम बना रहे हैं, एक स्क्वायर बना रहे हैं, तो इसमें मैंने कहा कि सम ऑफ ऑल द साइड, ठीक है, सम ऑफ द ऑल द साइड। आपके पास 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो सम ऑफ ऑल द साइड क्या होगा? आप क्या करें? 2 को प्लस करें तो 2 + 2 + 2 + 2 इससे आ जाएगा, क्या आ जाएगा? इससे 8 आ जाएगा। अगर आप फार्मूला इस्तेमाल करते हैं तो इसका फार्मूला हो जाएगा 4 × 1 साइड जो कि आपके पास L है, ठीक है। तो इस तरह भी आपके साथ ये 8 आ जाएगा। लेकिन आप जो है पिरामिड के लिए कोई फार्मूला इस्तेमाल ना करें तो चाहे जो क्लोज फिगर भी हो आप उसका पिरामिड आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। किस तरह मालूम कर सकते हैं? तमाम साइड्स को आप आपस में प्लस करें तो उसका पिरामिड आ जाएगा। आपके पास रेक्टेंगल है तो आप रेक्टेंगल का भी मालूम कर सकते हैं। ये 4 है, ये भी 4 होगा, ये 2 है, ये 2 होगा, यहाँ पर 90 एंगल होगा। तो क्या करें? बस आपने क्या करना है? तमाम साइड्स को प्लस करना है। 4 + 4 8, 2 + 2 4 और इससे आपके पास आ जाएगा क्या? इससे 12 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि इसका फार्मूला किस तरह होगा तो इसका फार्मूला आपके पास है 2 × L + W। ये इसका फार्मूला है। लेकिन मैं कहता हूँ कि फार्मूले को आप याद ना रखें और या फार्मूला आपको याद नहीं है तो आप क्या करेंगे? अगर टेस्ट में आपसे फार्मूला भूल जाए तो आप क्या करेंगे? आपने क्या करना है? सिंपली इस डिफिनेशन को याद रखना है। इस तरह याद रखना है कि कभी भी आपसे ना भूले कि सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ए क्लोज फिगर या सम ऑफ ऑल द साइड इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो आप क्या करेंगे? तमाम साइड्स को आप जमा करें तो उसका जो आंसर होगा वो आपके पास पेरीमीटर का आंसर हो जाएगा। अगर इस फार्मूले के ज़रिए आप क्या करते हैं? इस पिरामिड को मालूम करते हैं तो ये 2 अपनी जगह पर और लेंथ जो था वो 4 था और W क्या था? W आई थिंक 2 था। तो इस तरह आपके पास हो जाएगा 2 × 4 + 2 से आ जाएगा क्या? 6 आ जाएगा और 2 6 क्या हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा बोर्डमास रूल के ज़रिए हमने इसको कर दिया है। अगर आपको बोर्डमास रूल में कन्फ्यूजन है तो बोर्डमास रूल पर भी हमने अलग सी वीडियो बना रखी है, आप इसको इस वीडियो के बाद चेक कर सकते हैं। रेक्टेंगल और स्क्वायर के बाद अगर आपके पास कोई ट्राइपीजियम इस शक्ल का होता है, ठीक है, और इसका अगर पिरामिड मालूम करना हो, सपोज करिए के पास 8 है, ये 4 है, ये 3 है और ये भी 3 है, तो इसका भी आप पिरामिड किस तरह मालूम करेंगे? सम ऑफ ऑल साइड्स मालूम करें, ये तमाम साइड्स को प्लस करें। ये 8 + 4 से आपके पास क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा और 3 + 3 से 6 हो जाएगा। इसका पिरामिड हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब अगर आपने पिरामिड मालूम करना है ट्राइपीजियम का तो उसका अलग सा फार्मूला होगा, तो आप इसको भी आपने याद रखना होगा। नहीं, आपने इसको याद नहीं रखना। पिरामिड क्या किसे कहते हैं? सम ऑफ ऑल साइड्स को कहते हैं। सिंपली बस आपने क्या करना है? तमाम साइड्स को प्लस करना है तो ये क्या आ जाएगा? पिरामिड आ जाएगा। अब पिरामिड के बाद हम एरिया को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है और यहाँ से आपने स्किप नहीं करना, ठीक है। एरिया को मैं डिटेल के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, तो चलो डिस्कस करते हैं। फिर आपके पास ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर होता है जिसमें आपके पास लेंथ और वेट जो है वो बराबर होते हैं। तमाम साइड इसमें क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तमाम साइड इसमें इक्वल होते हैं। तो एरिया का फार्मूला जो होगा इसमें वो आपके पास होगा, एरिया का जो बेसिक फार्मूला है वो है लेंथ × वेट। लेकिन इसमें लेंथ और वेट जो है वो एक जैसे होते हैं, तो इसमें आप लिख सकते हैं L² वेट स्क्वायर, या जो भी एक साइड होगा उसका आपने स्क्वायर लेना है, यानी उसको आपने आपके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, या इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी S × S भी आप लिख सकते हैं। तो स्क्वायर के लिए जो एरिया का फार्मूला है वो है S × S, L × L, जो भी आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास एक स्क्वायर है जिसमें एक साइड की जो पैमाइश है वो आपके पास से 20 मीटर है। तो आपने स्क्वायर का एरिया मालूम करना है। एरिया इज इक्वल टू S × S।
जबकि एक इसकी कीमत है वो है 20 मीटर। तो अब दोबारा अब लिखना है 20 मीटर, तो 20 मल्टीप्लाई 20 से आपके पास हो जाएगा 400, और मीटर बन जाएगा मीटर पावर 2, यानी मीटर स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल आपके पास क्या होता है, इसमें एक लेंथ होता है और एक इसका विड्थ होता है, और इसमें दो अपोजिट जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और साइड के दरमियान में यहाँ पर एंगल होता है। जिस तरह के यहाँ पर एंगल है 90 है, तो यहाँ पर भी आपके पास 90 का एंगल होगा, यहाँ पर भी 90 होगा, यहाँ पर भी 90 होगा। मतलब ये जो दो साइड्स होंगे आपस में जहाँ पर मिलेंगे तो आपस में परपेंडिकुलर मिलेंगे। तो इस तरह के फिगर को हम रेक्टेंगल कहते हैं, जब इसमें एक लेंथ होता है और एक विड्थ होता है और अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होते हैं। तो इसका एरिया मालूम करें कि सपोज करें इसका जो ये आपके पास L है, तो इसको हम W से डिनोट करते हैं। तो ये इसका लेंथ है, विड्थ है, ये भी लेंथ होगा और ये भी विड्थ होगा। तो एरिया का जो बेसिक फार्मूला है वो क्या है, वो है कि लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होगा। तो लेंथ और विड्थ मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। सपोज करें अब ये जो साइड है आपके पास क्वेश्चन में है कि कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है या कोई रेक्टेंगल है जिसमें इसका लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है और इसका जो विड्थ है वो है 3 सेंटीमीटर है। तो आप इस रेक्टेंगल का एरिया मालूम करें तो नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, 18 आ जाएगा, और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह इस रेक्टेंगुलर फील्ड का जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आपके पास ऐसा क्लोज फिगर होता है जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं, लेकिन फ़र्क क्या होता है कि दोनों साइड आपस में 90 का एंगल नहीं बनाते। अगर आप देख लें तो ये फिगर आपके पास टेढ़ा है, बाकी अगर आपके पास ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा। तो अपोजिट साइड्स पैरेलल और कांग्रुएंट होते हैं, पैरेलल और बराबर होते हैं, लेकिन दो साइड आपस में जो एंगल है वो 90 नहीं बनाते। तो इस तरह के फिगर को हम कहते हैं पैरेललोग्राम कहते हैं। पैरेललोग्राम का एरिया मालूम करने के लिए आपने क्या करना होगा, आपको चाहिए बेस, इसको हम बेस कहते हैं, और यहाँ पर आपके पास जो है इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा जिसको हम हाइट कहते हैं, हाइट का भी होना ज़रूरी है। तो अगर आपके पास ये दो चीज़ें मालूम हो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम किस तरह लिखेंगे, बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये आपके पास क्या हो जाएगा, इस पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा। जबकि रेक्टेंगल केस में जब यहाँ पर आपके पास 90 का एंगल था तो यहाँ पर हमने सिर्फ लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ लिखा था, क्योंकि वो आपके पास इस तरह का फिगर था, इस तरह सीधा साधा फिगर था, इस तरह फिगर था, तो हमने यहाँ पर लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करना था। लेकिन इस तरह जब टेढ़ा हो तो आपने लिखना है B और ये H मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपके पास विड्थ नहीं बना था, आपने ये वाला मल्टीप्लाई करना है, तो B मल्टीप्लाई H आपने मालूम करना होगा। तो ये पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा। तो देखें, सपोज करें आपके पास क्वेश्चन है कि कोई पैरेललोग्राम है जिसमें उसका बेस जो है वो 10 है और हाइट जो है फॉर एग्जांपल वो 8 है, तो आप इसका एरिया मालूम करें तो आप इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में हो तो 8 मल्टीप्लाई 10 से आपके पास आ जाएगा 80 और cm आपके पास आ जाएगा 80 cm³ आ जाएगा। इस पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। ये आपके पास ट्राइपीजियम है, जिस तरह के आपके पास लैम्प का जो बेस होता है ये इस तरह का फिगर होता है, वो भी आपके पास ट्राइपीजियम है। तो इस तरह इस फिगर यानी ट्राइपीजियम का एरिया मालूम करने के लिए हमने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले देखिए इसमें ये आपके पास ये बेस है और एक बेस इसका ये है, ये दो बेस इसमें हैं, इसको आप कहते हैं बेस नंबर 1 या B1, और इसमें एक ये बेस है, ये आपके पास हो जाएगा B2, ये B2 हो जाएगा। इसी तरह आपने को ये भी चाहिए कि आपके पास ये कितना है, ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है यानी हाइट इसका कितना है, ये इसका क्या है, इसका हाइट है, ये चीज़ चाहिए। दो बेसिस कितने हैं और दो बेस के दरमियान में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या हाइट है वो कितना है, तो ये आपको चाहिए। अगर ये आपको मालूम हो जाए तो आपने फिर क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम आपके पास जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा B1 + B2, लेकिन क्या करना है, इसका एवरेज लेना है, इसको 2 पर डिवाइड करना है, यानी इनको और इसको प्लस करना है और 2 पर डिवाइड करना है और यहाँ पर लिखना है मल्टीप्लाई हाइट लिखना है। तो ये आपके पास क्या है, इसका फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम है। सपोज करिए आपके पास जो B1 है ये आपके पास 8 है सेंटीमीटर है और जो B2 है ये आपके पास 6 सेंटीमीटर है और इसका हाइट जो है सपोज करें कि आपके पास 5 सेंटीमीटर है। तो इसका एरिया मालूम करने के लिए आपने इसमें वैल्यू पुट करनी होगी। तो ये आपके पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, B1 क्या है वो 8 है
B2 क्या है वो 6 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर जो हाइट है वो क्या है वो 5 है, तो 5 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा। तो 8 और 6 को प्लस करें 14 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 7 हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। और ये आपके पास 5 सेंटीमीटर है, तो 7 और 5 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके साथ आ जाएगा 35, और सी एम से आ जाएगा CM स्क्वायर, 35 CM स्क्वायर। इस ट्राइपीजियम का क्या है एरिया है। आपके पास जो है वो आपके पास ट्राइंगल का एरिया है। तो ट्राइंगल का एरिया मालूम हम किस तरह करते हैं, तो ट्राइंगल के लिए आपके पास ये इसका बेस है, बेस इसको हम बी कह देंगे, और यहाँ से लेकर इस साइड पर एक परपेंडिकुलर लाइन जिसको हम हाइट कहेंगे, यहाँ पर हाइट इसकी ये होगी, हाइट ये होगी, तो ये कितनी है ये भी आपने मालूम करनी है। तो एरिया जो है, एरिया का जो फार्मूला है वो है आपके पास ट्राइंगल केस में ये हो जाएगा B मल्टीप्लाई H, और इसको आपने 2 पे डिवाइड करना है, B मल्टीप्लाई H डिवाइड बाई 2, बेस और हाइट, और जो भी आंसर आएगा उसको 2 पर डिवाइड करना है। तो सपोज करें आपके पास क्वेश्चन है कि कोई ट्राइंगल है जिसमें बेस इसका 8 सेंटीमीटर है, इसका जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर है, तो आपने इसका एरिया मालूम करें तो आप इस फार्मूले में पुट करें कि बेस इसका 8 सेंटीमीटर है और हाइट इसका 6 सेंटीमीटर है, डिवाइड बाई 2 करना है। तो इस 8 को 2 से डिवाइड करिए, 8 6 48 डिवाइड बाई 2 से आपके पास आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा ट्राइंगल का एरिया। बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करना है और 2 पर डिवाइड करना है, तो इसका एरिया आ जाएगा। ये कोई ट्राइंगल है जिसमें बेस उसका 12 मीटर है और हाइट इसका जो है वो 10 मीटर है, आपने इसका एरिया मालूम करना है। तो आपने सॉल्व करना होगा और उसका आंसर आपने कमेंट में देना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।